अस्सलामुअलैकुम मेरा भाई गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब हमारा जो शो है उसको देख भी रहे होंगे। और ये जो 9 से 11 बजे का हमारा और आपका जो साथ है इसको अच्छे तरीके से आप इंजॉय भी करेंगे और कुछ नया हम लोग आपको सिखाने की भी कोशिश करेंगे और आप भी कुछ नया सीखने की कोशिश किया कीजिए। तो आज भी जनाब हम अपनी जो आने वाली नस्ल है या जो हमारी नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर हमारे घर के जो नन्हे बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि बच्चों में ना जो तालीम की जुस्तजू है वो पैदा करने के लिए या उसके हवाले से आज बात करनी है कि अगर जुस्तजू पैदा करनी है ना तो घर में इल्मी बहसो तकरार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चों के साथ तालीम पर बहस नहीं की जाएगी ना तो वो कभी भी अच्छे या फिर बुरे की तमीज़ जो है वो नहीं सीख सकते हैं। जबकि इल्म नाम ही उस चीज़ का है कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकें। मशहूर फ़लसफ़ी है बुकरात, वो कहा करता था कि इल्म ही अच्छाई है। इस जुमले से ना इसकी मुराद ही ये थी कि अगर किसी शख्स के पास इल्म नहीं होगा तो वो कैसे अच्छाई को जान सकेगा, और अगर वो अच्छाई को जान ही नहीं सकेगा तो फिर वो अच्छाई पर अमल कैसे करेगा। इसीलिए उसके नज़दीक इल्म बज़ाते ख़ुद सबसे बड़ी अच्छाई और सच्चाई थी। देखा जाए अपनी इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाई जाए ना तो इनफरादी ज़िंदगी में इल्म ही वो दौलत है जो एक इंसान को फ़रिश्तों से बेहतर बनाती है, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। इसीलिए हर शख्स पर इल्म की जुस्तजू फ़र्ज़ है। और वैसे भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद यही है कि इल्म के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो ज़रूर जाओ। तो हमारे लिए तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ उसके मुआशी और सियासी मसाइल से निकाल सकती है ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म ही है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक से सिर्फ इकॉनमी में पीछे नहीं हैं, बल्कि इल्म और शऊर की दौड़ में भी वहाँ के मुआशरे से हम कोसों दूर हैं। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अफराद की शऊरी सतह को बेहतर बनाएं ताकि कल को मगरिब या फिर यूरोप के समाजों से हम लोग मुकाबला कर सकें। उनसे किस तरह हमने लड़ना है, इल्मी बुनियाद पर किस तरह हमने उन्हें कम्पीट करना है, हम उसके मुतालिक बात कर सकें। मगर अब सवाल ये है कि ये होगा कैसे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि बच्चों और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स हैं उनमें इल्म की जुस्तजू और लगन घरों में पैदा की जाए। क्योंकि घर का माहौल ही इस तरह का बनाया जाए कि उनके अंदर इल्म की जुस्तजू का जो कद है वो उनकी तरक्की या फिर ज़ौक़ उनके अंदर वो पैदा करे। इस्लामी तारीख़ में भी देखा जाए ना तो वो पहली दरसगाह यानी कि माँ की गोद और बाप के साया को ही समझा जाता है जिसने अजीम मुफ़क्किरों को भी जन्म दिया है। इस्लामी तारीख़ के अजीम मुफ़क्किर शेख अहमद सरहंदी, शाह वलीउल्लाह, यहाँ तक कि इकबाल भी अपने वालिद के साथ पढ़ा करते थे। उनके अंदर ये जो ज़ौक़ है ये अपने वालिदैन से ही आया था। और तालीम का ये जो जज्बा और जुनून होता है ये जो शुरू में ही मामूली लगता है मगर आहिस्ता आहिस्ता समंदर जितना गहरा और वसी बन जाता है। इसलिए वालिदैन को ये चाहिए कि रोज़ाना बच्चों के लिए थोड़ा सा एटलीस्ट वक्त निकालें, घर में ही तालीम की एक महफ़िल सजाई जाए, ना कि मोबाइल गैजेट्स और इंटरनेट में लगे रहें, अपने अपने कामकाज में लगे रहें, बल्कि वो ख़ुद बच्चों के साथ इस तरह मेहनत करें कि जैसे उन्हें कोई इम्तिहान देना है। डेली की इस मीटिंग में ना सिर्फ स्कूल कॉलेजेस के काम पर हमें तवज्जो देनी चाहिए बल्कि थोड़ा सा जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तारीख़ की बात आप कर सकते हैं, जो जदीद साइंस आजकल आ रही है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कभी जो पेरेंट्स हैं वो मुआशरे के किसी एक पहलू, एक छोटे से पहलू पर एक लेक्चर दे तो कभी बच्चों से ये कहें कि जनाब वो इसी तरह किसी एक टॉपिक को इंटरनेट की मदद से ख़ुद से रेडी करें और फिर वो सबको समझाएं। ख़ुद भी आलिम इस्लाम और दुनिया की तारीख़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी वो समझाने की कोशिश करें। बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, उन्हें बड़ों का सहारा हमेशा चाहिए होता है, ज़रूरत पड़ती ज़रूर है। तो तालीम के मैदान में अगर कोई उन्हें हकीकी बुनियाद या फिर सहारा दे सकता है ना तो वो उनके सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन ही होते हैं। हम ये समझ के या ये बरे-उल-ज़मा नहीं हो सकते इस चीज़ से कि जनाब अगर हमने बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल दाखिल करा दिया जो कि आजकल कराया जा रहा है तो अब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं बनती है एज़ अ पेरेंट
ये मैं कहती हूँ बिल्कुल ही तकियानूसी बात है। सबसे पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि बच्चे की तरबियत तो करनी है, उसको तालीम भी अच्छी दिलवानी है। और ये सिर्फ आप जो पेरेंट्स जो हैं जो सिर्फ टीचर्स के ऊपर ये छोड़ देते हैं ज़िम्मेदारी कि बच्चे वहाँ से तालीम तो हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे और तरबियत भी वहाँ पर उनकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बहुत गलत कर रहे होते हैं बच्चों को, क्योंकि यही बच्चे जिन्हें आज आप ये सहारा देंगे ना, कल को हमारी कौम के लिए यही मसीहा बन के उभरेंगे। मेरी तमाम तो जितने भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ स्कूल कॉलेज के साथीज़ा से ही तवक्को ना किया करें, बल्कि साथ ही साथ ख़ुद भी इस चीज़ पर भरपूर काम करें। एक मुकम्मल सिस्टम बनाएं जहाँ ये फ़ील हो कि घर ही एक दरसगाह है। ऐसी दरसगाह है जहाँ मौजूद मुल्की आलमी मसाइल पर पढ़ी लिखी बात हो सकती है, जहाँ आलिम इस्लाम के मसाइल का हल तलाश करने की जुस्तजू हो सकती है, जहाँ बच्चों के जहनों में जो भी सवाल आता है या वो सवाल उभरे, वो सवाल कि जो इस मुल्क व कौम की तकदीर बदले, वो सवाल कि जो दोबारा से हमारी कौम को हकीकी अखलाकियात सिखाएगी और हमें फिर से मुकम्मल एक समाज बनाएगी, एक सोसाइटी बनाएगी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब कौम के बेशतर बच्चों को घरों में इस किस्म का माहौल मिलेगा तो भला उनमें क्या कमी रह जाएगी? क्या वो किसी और कौम और नस्ल से पीछे रहेंगे? हरगिज़ नहीं रहेंगे। तो इस तमाम तर चीज़ का लुबाब ये है कि आए अमल के मैदान में उतरें और ख़ुद नई नस्ल तैयार करें, ना कि किसी और से तवक्को करें। अगर इस कौम के लिए वाकई कोई इनकलाब चाहते हैं ना, तो इनकलाब की शुरुआत अपने घर से, अपनी ज़ात से किया करें, तभी इनकलाब बरपा होता है, वरना इनकलाब नहीं आता है। आप सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन उस सोच को अमली जामा भी पहनाना होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होती है। और आजकल की जो जनरेशन है उनको हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी वालिदैन हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं, उन्हीं की ट्रेट्स उनके अंदर होती हैं, तो उनको हैंडल करना उनके लिए ज़्यादा ईजी भी हो सकता है। और अगर आप अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, कम्युनिकेशन नहीं उनके साथ करेंगे, तो वो उनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है और वालिदैन के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उनको घर में जनाब इल्म और तरबियत उनकी अच्छी करने की कोशिश किया करें। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो जिगर ना इंसानी जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जिनको आम तौर पर उस वक्त संजीदा नहीं लिया जाता जब तक वो मसाइल का बाइस नहीं बनने लगते, और फिर कुछ लोगों के लिए तो बहुत ताख़ीर हो जाती है। जिगर को जिस्म का रखवाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर वक्त जिस्म की सफाई में मसरूफ़ रहता है। ना सिर्फ ये, बल्कि प्रोटीन और फ़ैट को इस्तेमाल करने के लिए जो एनर्जी पैदा होती है ना, वो भी इसी के फंक्शंस में से एक फ़ंक्शन है। निज़ामे हज़म को ज़रूरी ताउन फ़राहम करना भी जिगर का काम है, बल्कि खून में जो मौजूद टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी मारने के लिए केमिकल रिएक्शन करना और खून को जहरीले मादों से पाक करना भी इसी जिगर का काम है। तो इस इंतहाई अहम और कारआमद उसको सेहतमंद और साफ़ सुथरा रखना ना इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए लाजमी है कि आप एक तो बैलेंस डाइट लें और उसके साथ साथ जनाब सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आज के सेगमेंट में हम ख़ास तौर पर जिगर की सेहत पर बात करेंगे कि किस तरह हम ऐसी कौन सी डाइट्स ले सकते हैं जिससे हमारा जो लिवर है वो डिटॉक्स हो सके। जो उसके ऊपर कहते हैं ना कि फ़ैटी लीवर हो गया, जिगर के ऊपर चर्बी पैदा होना शुरू हो जाती है, तो हम किस तरह अपने जिगर को डिटॉक्स कर सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ समर मंजूर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समर, सबसे पहले तो बताइए कि जिगर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है ना वो सर अंजाम दे रहा होता है। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो किस किस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ सकती हैं? थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले ना मतलब हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा ओवरवर्कड पार्ट मैं कहूँगी कि ये लिवर है। ओके, लिवर है। इसके वो बहुत जो फ़ैट की मेटाबॉलिज्म है कि हम जो भी फ़ैट्स खा रहे हैं, ठीक है, उसकी मेटाबॉलिज्म और उससे एनर्जी जो हमें ड्राइव होके मिलनी है वो बेसिकली 100% लिवर ने ही करनी है। अच्छा। लिवर मतलब कि अगर हम मेरा लिवर इज़ नॉट वर्किंग तो जो मैं फ़ैट्स खा रही हूँ वो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। अच्छा। मेरा पूरा डाइजेशन का वो ख़राब हो जाएगा पाथवे। उसके अलावा जो लिवर के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में जा रहे हैं उनको मेटाबोलाइज करके
उनको मेरी बॉडी से निकालना लिवर का काम है। ठीक। अगर मेरा लिवर इज़ नॉट वर्किंग तो मेरी बॉडी में तो ऑब्वियसली टॉक्सिकेशन हो जाएगी काफ़ी, बहुत हज़ारों चीज़ों की, और मेरी बॉडी का फंक्शंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। डाइजेशन ख़राब हो जाएगी, मेरी बॉडी में टॉक्सिकेशन हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों की, कोई भी चीज़ मैं खा रही हूँ उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, मुझे एनर्जी नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो सबसे बड़ा हमारा जॉइंटिस का मसला है कि आपके जो बाइल रिलीज़ नहीं होगा और वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में होती हैं। मतलब अगर आपका जिगर जो है वो सही प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं होगा तो उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है, सारे ऑर्गन्स जो है वो सफ़र करना शुरू कर देंगे। तो हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? नहीं, डाइट तो किस तरह की लेनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसकी वजह से जिगर हमारा ख़राब होने की तरफ चला जाता है? सबसे पहले तो ये प्रोसेस्ड फूड्स जो हम खाते हैं, जंक जो हम खाते हैं, मतलब जो भी मैं खा रही हूँ उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लिवर की। अगर मैं खा ही वो चीज़ें रही हूँ जंक जैसे दैट आर फुल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि जिसके अंदर फैट्स हैं ऐसे जो हार्मफुल है मेरी बॉडी के लिए, और वो हमारे लिवर पे बहुत मसला होता है। हमारे रिफाइंड शुगर्स जो हम शुगर खाते हैं, जी। उसका इंटेक जब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो वो मेरी बॉडी पे, मेरे लिवर पे सबसे बड़ी बात उसका इफेक्ट होता है। और स्मोकिंग जो आजकल इतनी कॉमन हो गई है, और इफ़ इवन अ पर्सन इज़ नॉट स्मोकिंग तो पैसिव स्मोकिंग जो हो रही है कि कोई और स्मोक कर रहा है और हम वी आर अराउंड दैट, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में लिवर जो है सही फंक्शन नहीं कर रहा होता। सही है। तो उसके लिए फिर हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाए? किस तरह डिटॉक्स कर सकते हैं हम लिवर? इसमें यह है कि वो तो ऑब्वियसली हमें पूरा टाइम ही ऐसी डाइट्स, मतलब हमने ऐसे क्यों करना है कि हम अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड पे मैं कहूँ कि अब मुझे अपने लीवर को डिटॉक्स करना है, वो तो मतलब वो कॉन्टीन्यूसली हमें इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। बट एक आता है सर्टेन पीरियड के मैं बहुत अरसे से बहुत हैवी मेडिसिन ले रही हूँ, मतलब कि अगर मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ बॉडी में भी, वो भी उसको भी मेटाबलाइज करके तोड़ना, डिवाइड करना, ये भी लिवर का काम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो हम जाके दवाई ले लेते हैं उसका भी मेरे लिवर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए कि हम लोग, हमारा जो लिवर है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके? हाँ जी, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जो पर्टिकुलर फूड्स हैं जो हमारे लिवर के, जैसे अगर मैं आपको यही बता रही थी कि अगर मैं बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ मेरा मेडिसिन यूज़ और या फिर मेरे लिवर पे ऑलरेडी इफेक्ट है, तो डॉक्टर आपको कहेगा कि यू हैव टू शिफ्ट टू अ डिटॉक्सिफाइंग डाइट नाउ, कि अब आपको बिल्कुल अब मुझे रिफाइंड शुगर कट कर देनी है, मुझे प्रोसेस्ड फूड जो मैं चाहे एक दफ़ा भी ले रही थी हफ्ते में, मुझे उसको ख़त्म कर देना है, और अब उन फूड्स की इंटेक करनी है जिनसे डिटॉक्सिफिकेशन होगी। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, वो वेजिटेबल्स हैं। कि अगर हम नॉर्मल रूटीन में 2 to 3 सर्विंग्स ले रहे हैं, 2 to 3 सर्विंग्स ले रहे हैं वेजिटेबल्स की, बट अगर मैं डिटॉक्सिफिकेशन की डाइट पे हूँ और आई वांट कि बस अब मुझे अपने लिवर को सुकून, मतलब बेसिकली तो यही होता है ना डिटॉक्सिफिकेशन, कि जो लिवर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए उसको मैं अपनी बॉडी से निकालूं और जो मेरा लिवर है वो अब ओवरवर्क ना हो, तो उसके लिए हमें 10 to 8 सर्विंग्स पे शिफ्ट कर देना है वेजिटेबल्स की। कि मैं वेजिटेबल्स का इंक्रीज को जो है जो इनटेक है उसको इंक्रीज कर दूं, उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स, ये लेग्यूम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स को मैं इनटेक करके, और क्योंकि जो वेजिटेबल्स है ना दैट आर हाई इन फाइबर्स। अच्छा, ठीक है। जब फाइबर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो हमारी बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स है ना वो फाइबर्स के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए वेजिटेबल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी विद पील के छिलके के साथ। और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए ना सबसे छिलके के साथ कोई मिथ है, या मतलब कोई मिथ नहीं, मतलब कोई फार्मूला है कि छिलके के साथ ही खाना है अगर किसी को जिगर का डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो? बिल्कुल, क्योंकि जो द रिचेस्ट पार्ट होता है ना जिसमें फाइबर्स होते हैं हमारे फ्रूट में, वो हमारा पील होता है मोस्टली। और पील को हम रिमूव कर देते हैं मोस्टली। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली इस डाइट पे हैं कि आपने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो उसके लिए पील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब जैसे आजकल अमरूद है उसको भी पील के साथ खाएं, सेब को इवन पील के साथ ही खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उसका पील उतार के खाएं। ठीक है। और फ्रूट्स इसके अंदर जो है अनार
बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो इट हेल्प्स यू बहुत ज़्यादा ना। और फ्रूट्स रिच इन विटामिन सी, अच्छा ठीक है, जो हमें ऑरेंजेस जैसे, तो ये बहुत हेल्प करते हैं लेकिन आपको। अभी ये सीजन आउट अभी हो season गया हुआ है है, ना इनका, तो बिल्कुल। अभी जिस जो सीजन में जो भी फ्रूट इन है वो सारे खा सकते हैं क्या, बिल्कुल ये खा नहीं? बिल्कुल सब फ्रूट सब खा सकते हैं, बट इन मॉडरेशन ऑब्वियसली। और ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर फ्रूट है वो चेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, इनको टॉक्सिन को रिमूव करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हमारा ज़्यादा फोकस है अभी, लेकिन प्रोटीन भी हमने लेना है। और प्रोटीन ऐसे कि लीन प्रोटीन लेते हैं हम। ठीक है। लीन प्रोटीन इसके जो हमें चिकन से और हमें अंडे से मिलता है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर जो फैट है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक है। और जब हम डिटॉक्सिफिकेशन पे हम चाह रहे हैं कि हमारे लिवर पे ज़्यादा वो ओवरवर्क लोड ना ना हो, पड़े, हाँ। तो हमें फैट्स की क्वांटिटी थोड़ी लो रखनी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए हम प्रोटीन वो लेंगे कि जिसके साथ तो फैट मतलब बीफ या मटन नहीं खाएंगे नहीं हम लोग, खाएंगे, चिकन या बिल्कुल। फिश अगर अवेलेबल है तो फिश खा लें, चिकन खा लें, या एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल। उसके अलावा अब जब हम फैट्स की बात करें तो फैट्स भी इंक्लूड करने हैं मुझे अपनी डाइट में, क्योंकि वो अगर मैं फॉर लॉन्गर पीरियड 2-3-4 हफ्ते मैं बिल्कुल फैट्स को एक्सक्लूड कर दूं अपनी डाइट में, या बिल्कुल कार्ब्स को कर दूं, तो वो भी मैं एनर्जी डेफिशिएंट हो जाऊंगी ना। तो फिर फैट्स वो वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं। अच्छा। और बल्कि बेसिकली जो नट्स में से, नट्स बहुत रिच सोर्स होते हैं ऑफ नेचुरल फैट्स। अच्छा ठीक है। तो जो नट्स में से आते हैं ना, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम लोग गर्मियों में ज़्यादातर नट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि जी वो गर्म होते हैं इसलिए वो एक्नी हो जाती है, तो गर्मियों में खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। ये गर्म ठंडा ये थोड़ी हमारी मिथ्स हैं, और मतलब कि वो फैट का सोर्स है ना, और हेल्दी फैट का सोर्स है। आप उसको मॉडरेशन में लें। वो तो ऑब्वियसली मैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी अगर मैं ज़्यादा इनटेक कर रही हूँ तो उसका मुझे रिएक्शन तो होगा ही, लेकिन फॉर हेल्दी फैट्स, अब जब हम बाकी फैट्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में डालने के लिए नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव भी बहुत अच्छी तरह और बहुत एफिशिएंटली करते हैं। एफिशिएंटली करना चाहिए। और अगर जिस लास्ट में मुझे बताएं, जिगर का मसला है जिनको, तो वो शुगर बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, सॉल्ट भी एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट में से? हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये शुगर और सॉल्ट, ये बेसिकली वही हम कहते हैं ना कि हमें वी डोंट वांट टू ओवरवर्क आवर लिवर, बट सॉल्ट ये एक ऑप्शन होती है कि वो थोड़ा एपेटाइजिंग भी तो आपको अपने फूड को बनाना होता है ना। ठीक है। तो बहुत मिनिमल क्वांटिटी में, और सॉल्ट की जगह आप ब्लैक पेपर अगर ऐड कर देना, तो वो भी हम कहते हैं कि बहुत एपेटाइजिंग होती है, आपके खाने को इस काबिल बना सकती है कि आप खा लें। ठीक है, मतलब मॉडरेट में रह के आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, जिससे आपकी जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन है वो इजीली हो सके। तो जो उनसी भी डाइट्स डॉक्टर समर ने हमारे साथ शेयर की हैं, आप वो ज़रूर उसको अपनी डाइट प्लान में उसको इंक्लूड करें और अपने जो जिगर की सेहत है उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। समर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। समर मंजूर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं, नौमौलूद बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। और बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये इल्म होता है कि जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनके दांत पैदाइश के मौके पर ही उनके मसूड़ों के अंदर मौजूद होते हैं, और जो वक्त के साथ साथ जो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और माँ की ग़िज़ाई कमी का असर जहाँ और बहुत से हवालों से होता है, तो क्या दांत निकलते वक्त बच्चे को तकलीफ़ भी होती है? ये ज़रूरी नहीं। मामूली नौयत की शिकायत हो जाती है, मतलब बड़ी बेचैनी सी रहती है बच्चों के अंदर, भूख कम हो जाना या दस्त वगैरह हो जाती है, तमाम तकलीफ़ें ना आर्जी होती हैं, और ऐसा सिर्फ चंद बच्चों में ही होता है। दांत जब मसूड़ों से निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो मसूड़ों में हल्की फुल्की सोजिश या फिर जलन सी होती है। तो 6 से 14 माह की उम्र के बच्चे के लिए ना सिर्फ दांतों का निकलना एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है, और वहीं माँ के लिए भी बच्चे के लिए ठोस ग़िज़ा का फ़ैसला करना भी एक मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि बच्चा हर किस्म की ग़िज़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता।
तो बच्चे को जो ठोस ग़िज़ा है वो कब और किस वक्त देनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ बच्चों को हमें इब्तिदा में देनी चाहिए। आज के सेगमेंट में हम इस पर ही बात करेंगे कि 6 से 14 माह की उम्र के जो बच्चे हैं उनके दांत निकल के तकलीफ़देह मरहले और ठोस ग़िज़ा के साथ बदलते मौसम में क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए। और दूसरा ये कि एकदम एसी चलना शुरू हो जाते हैं, मौसम भी बाहर कभी धूप निकलती है और कभी बारिश होना शुरू हो जाती है, तो जब एसी चल रहा होता है और एसी में बच्चे रह रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो ये तमाम तर सिनेरियो बताने का मकसद ये था, तो आज हमने न्यू बॉर्न बेबीज़ यहाँ पे जो 1 साल के बच्चे हो रहे होते हैं उनके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसको हमने एड्रेस करना है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि हैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे टॉपिक चूज़ किए हैं आज डिस्कस करने के लिए। इंशाल्लाह हम जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले फिर दांत के निकलने का जो मरहला है उसी से अपने डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं, बिकॉज़ बच्चों के लिए ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और जितना बच्चे के लिए होता है उतना ही उसकी माँ के लिए भी होता है कि वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम करें क्या। तो ये इतना तकलीफ़देह होता क्यों है जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं? दांत निकलने का जो स्पेशली पहला दांत रप्ट होने का टाइम है वो 4 महीने से लेकर 13 माह तक होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अगर 4 महीने से पहले दांत निकलता है तो हम कह सकते हैं कि अर्ली इरप्शन हो गई है, और अगर 13 माह के बाद है ना जो वो निकलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि थोड़े डिलेड हैं जो है ना इरप्शन दांतों की। ठीक है। अब ये है कि शुरू में दांत सामने वाले ना जो निकलते हैं और ख़ुसूसन जो लोअर जॉ होता है इससे है ना 2 सेंटर वाले दांत है ना जो वो निकलते हैं, इंसाइजर उनको ना कहा जाता है। लेकिन दांत निकलने से 2-3 महीने पहले ही प्रॉब्लम ये ना जो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि ड्रूलिंग होती है, बच्चा स्लाइवा बहुत ज़्यादा निकाल रहा होता है। अच्छा, ओके। मुँह में हाथ डालता है, हाँ। मदर का हाथ पकड़ेगा, वो भी फिंगर मुंह में ना जो वो डाल लेगा। हाँ। इसी तरह अगर फीडर वो ले रहा है बस तो अवॉइड करना चाहिए, डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो उसको भी ना चिबाएगा। अच्छा। और बाज़ माओं की ना जो ये भी प्रॉब्लम होता है कि जी वो ना जो फीड लेते हुए ना जो मतलब काटता है या ना इस तरह फीडर को है ना जो मसलता है। एक तो ये इशू हो गया। इनिशियली जब दांत निकलने होते हैं उससे पहले एक बारीक रिज होती है गम्स की, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब दांत निकलने वाले होते हैं तो उसमें फिर वो वाइड होना शुरू हो जाती है रिज। अच्छा। क्योंकि जो दांत है ना उसको पियर्स करके चीर के है ना जो वो गम्स को वो निकलने होते हैं, तो लिहाजा उस वक्त है ना जो इन्फ्लेमेशन भी है ना जब हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसका मैंने जिक्र किया है कि ड्रूलिंग होगी, सख्त चीज़ें मुंह में डालेगा, फिंगर अपनी मुंह में डालेगा, मतलब वो इरिटेशन हो रही होती है ना बच्चे को बहुत ज़्यादा। हाँ, उसे समझ नहीं आ रही होती। अब कुछ माएँ हैं जी वो रब भी कर रही होती हैं शहद लेकर या कोई ऐसी चीज़ें लेके जी, मतलब जो पुरानी ख़वातीन है वो कहती हैं जी आप बच्चे अगर दांत निकल रहा है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप उंगली पे लगाएं और उसको ना रब मसाज करें तो उसको बड़ा रिलीफ फील होता है। तो ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ चंद एक सिम्टम्स और बता दूं कि जो कॉमनली है ना जो फेस करना पड़ते हैं पेरेंट्स को। एक तो ये है कि डिपेंड करता है बच्चे की सेंसिटिविटी कैसी है। अच्छा। बाज़ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत तंग करते हैं, पेरेंट्स की भी जो है ना नींद डिस्टर्ब हुई होती है और हर वक्त वो बेचारे उठा के फिर रहे होते हैं। और क्या होता है कि इसके अलावा बच्चे बाज़ वक़्त कान को ख़राश कर रहे होते हैं, कान खींच रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जब बच्चे पेरेंट्स आते हैं तो बाज़ वक़्त वो कहते हैं जी इसके कान में कोई इशू है। अच्छा। तो ये खींचता है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ बच्चे टैप कर रहे होते हैं सर पे, बाज़ थोड़ा सा ना 6-8 माह का बच्चा है तो समटाइम्स वो किसी सख्त चीज़ के साथ हाँ, जो टकरे मार रहा होता है। हाँ। ठीक है। इसके अलावा सर गर्म लगता है। इसके अलावा बाज़ बच्चों में हल्के फुल्के मोशन भी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रॉलिंग का यूजुअली ना क्रॉलिंग का टाइम होता है 11-9 मंथ्स के लगभग। हाँ। तो उसमें फिर यह है कि कोई चीज़ इधर पड़ी हुई है ज़मीन पे वो उठा के बच्चा मुंह में डाल लेता है, कोई नीचे कोई कंटामिनेटेड चीज़ है वो मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उस वक्त आदत हो चुकी होती है कि हर चीज़ मुँह में डालनी है, तो लिहाजा इसमें ना बाज़ वक़्त मोशन भी है ना हल्के फुल्के आना शुरू हो जाते हैं। नींद डिस्टर्ब होती है इन बच्चों की, क्रैंकी होते हैं, इरिटेबल होते हैं,
हल्का फुल्का बुखार हो जाता है और फीड कम कर देते हैं। इसी तरह बाज़ बच्चों में वेट भी कम हो जाता है और पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। तो लिहाजा कुछ जो पेरेंट्स हैं वो तो इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन कुछ जो सेंसिटिव होते हैं वो डेफिनेटली डॉक्टरों के पास लेके वो फिर रहे होते हैं। मतलब ये, लेकिन ये नॉर्मल है जो आप बता रहे हैं साइंस एंड सिम्टम्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैंने कहा ना बाज़ सेंसिटिव बच्चे ज़्यादा है ना जो इरिटेबल होते हैं, कुछ को है ना जो कोई इतना प्रॉब्लम फील नहीं होता। अब आपका वही है ना जो कि आपने मसाज की बात की है कि उसको क्या किया जा सकता है। ये बेसिकली रेमेडीज़ हैं जिससे थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आ सकता है और इन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। इसमें आप माँ क्या कर सकती है कि फिंगर अच्छी तरह साफ करके मसाज कर सकती है, ठीक है। चूँकि ये दांत पहले सामने से निकलते हैं तो लिहाजा मसाज अच्छी तरह ना जो सामने से कर सकते हैं, ऊपर और नीचे और मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद है ना जो दोबारा है ना जो वो रीकरर ना जो ये प्रॉब्लम है ना जब होगा, तो लिहाजा ये मल्टीपल टाइम्स है ना रब करते रहना है इसलिए। अच्छा, दांत इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? एक कपड़ा आप गीला करके फ्रिज में रख लें। अच्छा। और उसको आप है ना फिंगर के साथ है ना लपेट के आप उसके साथ है ना जो मसाज करें, बच्चे को बड़ा सूदिंग मतलब ठंडा करके करें। हाँ, ओके। इसी तरह आप टीदर वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़हन में रखें कि टीदर साफ सुथरा होना चाहिए, ज़मीन पे ना गिरे, तो बार-बार नीचे गिर जाता है। हाँ, तो इसको और भी बेहतर होगा अगर आप इसको भी फ्रिज में रख लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो वो बच्चे के लिए सूदिंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अलबत्ता कीप इन माइंड कि ये फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना। अच्छा, वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उसमें है ना जो क्रिस्टल्स बन जाती हैं और वो डैमेज कर सकती हैं। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना। फ्रिज में रखना, ठीक है, ओके। उसके साथ मसाज कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये मैनेज करने के लिए है ये तमाम तर चीजें, इससे है ना जो वो फर्क पड़ेगा। तो ठीक है। बाकी अगर 13 माह से लेट हो जाए तो फिर हम कहते हैं डिलेड है, जरा नहीं तो उसकी कोई वजह है या क्या है? मुराद क्या है कि डिले जो है, लेकिन ये है कि आप है ना जो मैनेज करना चाहें तो उसमें है ना जो विटामिन डी है ना जो वो दिया जा सकता है। विटामिन डी वैसे भी है ना जो एक चीज़ इनमें रखें कि जो दूध होता है ये 6 मंथ्स तक मुकम्मल ग़िज़ा है। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये ग़िज़ा पूरी नहीं करता। इन अदर वर्ड्स इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू वो नहीं होती जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होती है बच्चों को। तो लिहाजा सेमी सॉलिड स्टार्ट करना और वीनिंग स्टार्ट करना है ना जो बहुत ज़रूरी है 6 महीने के बाद। ये 6 महीने, अगर वो 6 महीना शुरू हुआ है उसका तो तब शुरू कर दें। 6 महीने खत्म हो गए, 7वें महीने में उसकी वीनिंग या सेमी सॉलिड जो है आपने जो वो स्टार्ट करवा दें। अच्छा, उसमें फिर क्या क्या करवा सकते हैं? उसमें क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने मेंशन किया कि विटामिन डी कम होता है मिल्क में। हाँ जी। और इसी तरह आयरन भी डेफिशिएंट होता है। हाँ, बच्चों में खून की कमी भी होती है। खून के जरसों में जो आरबीसीज होते हैं वो बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो लिहाजा इसकी भी कमी होती है। जबकि ये चीज़ें दूध की निस्बत जो सेमी सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में होती हैं। अच्छा, जब आप है ना सीरियल स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे है ना जो आयरन की डेफिशिएंसी और उससे जो एनीमिया या खून की कमी होती है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन है कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए? हाँ जी। इसमें आप योगर्ट से स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। योगर्ट के अलावा आप है ना जो बनाना मैश करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो पोटैटोज हैं, हाँ जी, ये भी है ना मैश करके है ना जो वो दे के शुरू कर सकते हैं। दलिया नरम सा बना के है ना जो वो भी ना स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो वो किसी कंपनी का भी हो सकता है, बेहतर है आप घर में तैयार करें, होममेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसको काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है। और ये शुरू करते हैं पहले है ना जो एक छोटे चम्मच से है ना जो वो स्टार्ट करें, आस्ता आस्ता उसकी है ना जो आप मिकदार बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह 10-15 दिन के बाद आप एक दूसरी चीज़ उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो मतलब एक ही चीज़ के ऊपर ना इन्हिसार करें। बेसिकली जो है ना बाज़ चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। अच्छा। एंड मोर ओवर वैसे भी है ना जो वो बैलेंस डाइट देना होती है तो उनकी ग़िज़ाइयत डिफरेंट होती है, तो लिहाजा एक से ज़्यादा चीज़ें हैं ना जो 10-15 दिन दूसरी ऐड कर ली, 10-15 दिन बाद है ना एक और है ना जो चीज़ ऐड कर सकते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी आस्ता इंक्रीज़ कर देते हैं। तो लेटर ऑन फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि एक दफ़ा है ना आपने दूध दे दिया, उसके दरमियान में एक स्नैक है ना जो आप सेमी सॉलिड का दे सकते हैं। तो इस तरह आस्ता आस्ता है ना जो वो बिल्डअप करते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद कोशिश करें कि सेमी सॉलिड ज़्यादा है ना जो अच्छा, ज़्यादा दिया जाए और दूध कम किया जाए। दूध कम दिया जाए क्यों? हमें तो लगता है कि जी दूध कम करेंगे तो बच्चे की नशोनुमा सही नहीं होगी, वो हेल्दी नहीं रहेगा, तो हम तो साथ साथ फीडर में दूध दे रहे होते हैं बच्चों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और हमारे एक मिथ और मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है हमारे कम्युनिटी में कि जी दूध के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, हड्डियाँ मजबूत करता है
और ये बहुत ज़रूरी है। तो कीप इन माइंड के दूध के अंदर कैल्शियम इतना होता है कि हम एडल्ट्स को अपनी डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पूरी करने के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर दूध रोज़ पीना चाहिए। तो 1 से 1.5 लीटर आप देख सकते हैं कि हम इतना दूध पी नहीं सकते, लेकिन इसका जो अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट है दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें कैल्शियम इससे कहीं ज़्यादा होता है और साथ इसमें ना जो विटामिन डी भी है ना जो आपको मिलेगा। तो लिहाजा न्यूट्रिशियस वैल्यू सेमी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो दूध हम लोग पिला रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अलबत्ता माँ का दूध जो है एज इस्लाम में भी है ना मेंशन है तो कि 2 साल तक, हाँ जी 2 साल तक वो आप ना कंप्लीट करें। ठीक है, बेहतर है। बाकी रही बात कि और प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ज़्यादा दूध पीने से, तो उसमें बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि दूध के अंदर 87% वाटर होता है और जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिर्फ 13% होते हैं। ठीक है। और उसमें से भी मोस्टली ना डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लिहाजा क्वांटिटी ऑफ स्टूल कम बनती है, जिसकी वजह से वो स्टूल जमा होता रहता है। और उसकी वजह से उससे फर्दर पानी एब्जॉर्ब होता रहता है, तो वो सॉलिड हो जाता है या ना आप कहते हैं हार्डन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ना पास नहीं कर पाता। तो ये कॉन्स्टिपेशन बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ ये दूध ज़्यादा देने की वजह से। एंड मोर ओवर न्यूट्रिशियस वैल्यू चूँकि अच्छी नहीं होती, लिहाजा ये बच्चे ना आम तौर पे बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं दूध से उनका वेट बड़ा अच्छा बढ़ता है, लेकिन उनमें ताकत नहीं होती। तो उनमें मसल्स है ना जब वो कमजोर होंगे, समझिए कि सिर्फ फूल रहा है उनका जिस्म, वो सेहतमंद नहीं, हेल्दी नहीं है, सिर्फ फूल रहा है उनका जिस्म। बिल्कुल। तो लिहाजा दूध ज्यादा नहीं बच्चों को पिलाना चाहिए, सेमी सॉलिड ना जो वो लेकिन ज्यादा। डॉक्टर साहब हमारा ये है ना कि बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही होती है, अगर वो उसकी दांत निकल रहे हैं तो घर वाले कहते हैं चलो कुछ नहीं खा रहा तो दूध ही पिला दो, वही ज़्यादा उसके लिए बेहतर है। वैसे भी इस एज में ना जो बेसिकली आप जो अगर सेमी सॉलिड भी देते हैं तो ये एज ऐसी है ज़रा सॉफ्ट देनी चाहिए। अच्छा, एक और इशू पता क्या होता है, जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चे को पेन बहुत ज़्यादा होती है, जब वो अगर कुछ दांत पहले निकले हुए हैं, गम्स की स्वेलिंग है, जब वो खाता है स्पेशली को हार्ड चीज़ है ना जो वो लेता है चबाने वाली, तो जब मसूड़े आपस में टकराते हैं ना ऊपर और नीचे वाले, उसको पेन होता है, तो लिहाजा वो अवॉइड करता है, जिससे फीड कम हो जाती है और इन बच्चों में बाज़ औक़ात वेट भी है ना जो वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। ट्रू, तो उसकी वजह से। अच्छा, दूसरा जैसे सेमी सॉलिड डाइट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग बच्चों को खिलाते हैं वो सिरिलैक खिलाते हैं, जो कि बाहर का डब्बा पैक होता है, वही हम लोग घर पे ला के बच्चे को खिला रहे होते हैं। क्या वो खिलाना चाहिए बच्चे को कि नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, मीडिया पे बैठ के तो किसी जो ना नहीं, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी तो बहुत सारी है जो सिरिलैक्स बनाती है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। दे सकते हैं आप, है ना इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा होममेड दलिया तो ठीक है, लेकिन सिरिलैक इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, वो भी है ना जो आप स्टार्ट करवा सकते हैं। पहले ना राइस का देना चाहिए। अच्छा। और उसके महीने 2 महीने बाद है ना जो आप है ना जो दूसरा भी स्टार्ट करवा सकते हैं, गंदम का लेटर ऑन। और बहुत से जो है ना फ्लेवर्स आ जाते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स भी है ना जो वो शामिल होते हैं, हनी होता है और बाज़ औक़ात फ्रूट्स में जैसे प्योर इसका मैंगो है, इसके भी है ना जो वो होते हैं, स्ट्रॉबेरी का होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो दिए जा सकते हैं। लेकिन ये है कि पता नहीं इनकी है ना जो क्वालिटी क्या होती है। अगर आप खुद घर में तैयार कर सके तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि आजकल लोग इतने बड़े बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो चलो यू कैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेफरेबली अगर घर में बना रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, बच्चे की डाइजेशन प्रॉब्लम जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तो वॉमिटिंग भी बच्चे को होना शुरू हो जाती है, दूसरा मोशन भी लग जाते हैं, तीसरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो जाता है कुछ बच्चों में। तो हम लोग ख़ासतौर पर कॉन्स्टिपेशन के लिए उन बच्चों की डाइजेशन के लिए कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी मेडिकेशन या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, क्या वो यूज़ करनी चाहिए, बच्चे को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कॉन्स्टिपेशन अगर तो जैसे मैंने बताया कि एक्सेसिव मिल्क यूज़ की वजह से भी है ना जब हो जाती है, अगर तो इस तरह का इशू है तो कुछ डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सेमी सॉलिड और सॉलिड्स है ना जो वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, स्पेशली ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। जब आप वो देते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टूल ज़्यादा बनती है, बाउल हैबिट्स रेगुलर होती हैं और कॉन्स्टिपेशन का मसला है ना जो वो हल हो जाता है। ये तो है रूटीन एज वेल एज नेचुरल जो चीज़ें। हाँ। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन कभी बहुत ज़्यादा हो और बच्चे को तकलीफ़ हो तो उस सूरत में आप है ना जो कुछ लेक्सेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो जैसे आपने ड्रॉप्स की बात की है। लेकिन ये मुश्किल हल नहीं होता। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो बेहतर है उसमें डाइटरी चेंजेस ऐसी की जाएं
कि उसमें फाइबर डाइट्स ज़्यादा जाए और कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो, लेकिन इन एमरजेंसी यू कैन यूज़ दीज ड्रग्स एज वेल, कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जो लॉन्ग टर्म यूज़ इसका ना अवॉइड करना चाहिए, मतलब हैबिचुअल नहीं होना है इस चीज़ का। अच्छा, दूसरा ये तो हमने बात की है कि 6 महीने से आगे जो बच्चा है उसके लिए क्या चीज़ें, कौन सी ग़िज़ा होनी चाहिए। 1 साल का बच्चा हो गया है तो फिर उसकी कौन कौन सी ग़िज़ा हो सकती है। यूजुअली हम लोग उसको फिर चिकन खिलाना शुरू कर देते हैं, राइस खिलाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की सॉलिड चीज़ें अब हम उसको देना शुरू कर देते हैं, तो विच इज़ गुड। यस, अबाउट 8 to 10 मंथ्स पे है ना जो आप उसको है ना जो एग दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंच टोस्ट बना के दे सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो सॉफ्ट होगा, हाँ, दूसरे इसकी ग़िज़ाइयत बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा सूजी की खीर या सूजी का हलवा बहुत अच्छा है, उसकी भी ग़िज़ाइयत है ना काफ़ी बेहतर होती है, एंड मोर ओवर इट इज़ सॉफ्ट, तो लिहाजा बच्चा ईजीली है ना जो ले सकता है। इसके अलावा आप है ना जो सॉफ्ट सा पराठा बना के दे सकते हैं 8-10 माह पे है ना जो 10 माह पे, ठीक है। उसके अंदर अगर आप है ना जो घी ऑयल अगर इस्तेमाल करें तो वो सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो है ना जो आप उसको ना खिला सकते हैं। चूरी है ना देसी घी की आप है ना जो वो बना के दे सकते हैं। जैसे मैंने आप पहले पोटैटो का जिक्र किया था, मैश करके वो दे सकते हैं, जो बॉयल भी किए हो सकते हैं, या फिर सालन से निकाल के आप उनको ज़रा धो लें ताकि मिर्चें ज़्यादा ना हो, उसको मैश करें, उसके अंदर थोड़ा सा ओलिव ऑयल डाल लें, देसी घी डाल सकते हैं, मक्खन थोड़ा ऐड कर सकते हैं, उससे ग़िज़ाइयत भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा आप फ्रूट है ना जो सारे सॉफ्ट फ्रूट हैं जो वो सारे है ना जो वो दे सकते हैं, और इस तरह है ना बैलेंस डाइट। प्यूरी तो इवन इससे भी अर्लियर 8-10 माह से भी आप 6-7 माह से ना जो प्यूरी वो दे सकते हैं, ठीक है। और चिकन की जिसने मैंने बात की, क्या वो दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं? तकरीबन 10 माह के लगभग आप कीमा दे सकते हैं। इवन चिकन सॉफ्ट हो ज़रा, ये इस चीज़ का ज़रा ख्याल करना है, सॉफ्ट हो वो दे सकते हैं। और इसी तरह वीनिंग में आप ना 6 से 8 माह पे इवन आप सूप बना के दे सकते हैं, जिसमें है ना जो आप पीस, एप्पल, पोटैटो, कैरेट, ये इनको बॉयल करके अच्छी तरह इसका सूप बना के दें, ग़िज़ाइयत भी इसकी अच्छी होती है और वीनिंग भी इससे है ना जो वो बड़ी अच्छी हो जाती है। क्या बात है, बच्चे के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है और जिसे मैंने बात की थी कि एसी का इस्तेमाल भी हमारे घरों में हो रहा होता है, तो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जिनकी शायद पहली यहाँ तो सर्दी होती है, पहली गर्मी होती है, तो उससे बचाने के लिए क्या करें? बेसिकली अब तो मौसम कुछ चेंज हो गया, टेम्परेचर है ना जो वो रेज़ कर रहा है। बच्चे को बहुत लपेट के भी नहीं रखना चाहिए, बाज़ औक़ात ओवर रैप्ड होता है जिसकी वजह से उसका थोड़ा टेम्परेचर रेज़ भी कर जाता है। ये मैं स्पेशली इवन सर्दियों में ना लोग इस तरह करते हैं। हाँ, सारे तो मिटन्स भी पहनाए हैं, सॉक्स भी पहनाई है, कैप भी पहनाई है और अच्छा खासा उसको पैक किया होता है। बिल्कुल पैक किया होता है, तो उसमें है ना जो बच्चे इरिटेबल होते हैं और बाज़ औक़ात एक्सेसिव कराई होती है, वो इसी की वजह से हो रही होती है, लेकिन उनको समझ नहीं लग रही होती है क्या है ना जो वो प्रॉब्लम है। तो लिहाजा सर्दियों में भी इवन अपने से एक कपड़ा ज़्यादा है ना जो वो बच्चे को ना जो देना चाहिए। और अदरवाइज़ बाकी एसी की जो बात है, डेफिनेटली एयर कंडीशनर आप है ना जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप ये एहतियात कर सकते हैं कि अबाउट 26 के लगभग है ना जो वो टेम्परेचर रखें, लेकिन उसमें ख़ुसूसन इस चीज़ का ख्याल रहें कि एसी की जो डक्ट है ना डायरेक्टली बच्चे को, छोटे बच्चे को रख सकते हैं एसी के अंदर, छोटे बच्चे को है ना जो डायरेक्ट ना लगे, लेकिन वैसे होमोजीनियस टेम्परेचर एनवायरनमेंट है अगर कमरे की तो कोई इशू नहीं। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पे जो हमारी बड़ी ख़वातीन नानियाँ दादियाँ माएँ होती हैं, वो कहते हैं जी अगर आपका अभी बच्चा पैदा हुआ है तो आप एसी में तो डायरेक्ट आप सोएं ही ना, आप तो टेम्परेचर वो वाले रूम में सोएं जहाँ पर सिर्फ पंखा हो, जहाँ पर एसी ना हो। नहीं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए। 26 पे रख के आप एसी भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी नहीं है। मिथ्स ही है कि जनाब बच्चा बीमार हो जाएगा, माँ बीमार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको बेहतर है कि आप बड़ा टेम्परेचर मज़े का हो, 26 जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है उस पर हो तो। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब जिस तरह हम बात करते हैं कि दांत निकल रहे हैं, कुछ बच्चों के दांत नेचुरली भी टेढ़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी उनको जब पेसिफायर यूज़ करवाते हैं तो उसकी वजह से भी उनके दांत टेढ़े निकलना शुरू हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? पेसिफायर के कुछ है ना जो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं। तो एक तो ये होता है कि ये कंटामिनेटेड हो सकता है, इधर गिर जाता है उधर गिर जाता है, तो उससे ना जो इन्फेक्शन हो सकता है, जर्म्स है ना जो उसके साथ लगे होते हैं जो कि बच्चे के मुंह में जाते हैं। एक तो ये इशू हो गया। दूसरे ये है कि जो एक्सेसिव यूज़ है उससे ना जो प्रॉब्लम हो सकता है इसका दांतों का, और ख़ुसूसन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माएँ फीडर में दूध डाल के देती हैं
और वो सो रहे होते हैं और साथ पी रहे होते हैं। एक तो ये ना वो वैसे है ना जो सांस की नाली में जा सकता है, इसलिए गलत है इस तरह का देना इस तरीके से फीडर को। और दूसरा ये होता है जिन बच्चों को मुंह में फीडर लेके सोने की आदत होती है ना, उनके दांत है ना उनको केरी से न लग जाती, काले हो जाते हैं और ब्रिटल होते हैं और वो भुरभुरे है ना जब हो जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चे को फीडर वगैरह पिलाया है तो उसके बाद है ना जो दांतों को है ना एटलीस्ट कुल्ली की जाए या साफ़ किए जाए। बाज़ का तो बड़े बच्चे भी ले रहे होते हैं। आमतौर पे ये जो केरीज की मैं बात कर रहा हूँ, दांत काले जो हो जाते हैं, ये आमतौर पे बड़े बच्चे होते हैं 2 साल के 3 साल के, वो भी फीडर मुंह में लेके ना सो रहे होते हैं। तो लिहाजा मीठी चीज़ें खिलाने के बाद बच्चे को कुल्ली करवानी चाहिए और सुबह शाम जब बच्चे के दांत निकल आते हैं तो उनकी सफाई करनी चाहिए टूथपेस्ट के साथ। अच्छा। अदरवाइज दांत है ना जो वो ब्रिटल हो जाते हैं और उसमें केरीज भी लग जाएगी। लेकिन क्या ये पेसिफायर जो है ना, यूजुअली मैंने देखा है कि हर बच्चे के मुंह में होती है पेसिफायर, छोटा सा बच्चा होता है, तो वो क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इसके नुकसान क्या देते हैं आप? इसके नुकसान ज़्यादा हैं। एक तो बच्चे ना एयर सक करते हैं और उनकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली उनमें कोलिक का इशू है ना जो वो ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा कंटेमिनेटेड होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया उससे है ना जब वो हो जाएगा। फिर ये है कि बेसिकली बाज़-औक़ात है ना जो वो सक करता रहता है जिसकी वजह से फीडिंग में ना जो इशू होता है और फीडिंग है ना जो वो कम हो जाती है। तो लिहाजा इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसे अवॉइड ही करना चाहिए। आपके बच्चे की सेहत का ख्याल आपने ज़्यादा रखना है। तो आज हमने ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से जो नॉर्मलूद बच्चे हैं या जो 1 साल के बच्चे हैं उनकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होते हैं उससे किस तरह आपने निपटना है और किस तरह जो दांत जब निकल रहे होते हैं आपने किस तरह उन चीज़ों को मैनेज करना है, उस पर हमने बात की है। डॉक्टर साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। उसी नोट पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अगर कुछ अपने सोने शहर लाहौर की बात की जाए ना, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर कहा जाए कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं होगा। लेकिन देखा ये जाता है कि जनाब 2018 के बाद इस शहर के साथ सुतैलेपन वाला सलूक रखा गया और जिसके बाद ख़ुमियाज़ा इस शहर की आवाम ने भुगता और अब 6 साल बाद लाहौर की मुकम्मल बहाली का फ़ैसला कर लिया गया है और 22 अरब लागत का वज़ीर आला पंजाब लाहौर बहाली प्लान अगले मरहले में दाखिल हुआ है और 187 में से 119 PC1 तैयार हैं जिसे जायज़े के लिए नेस्पाक माहिरीन को भिजवाया जाएगा। और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंफ्रा टीम का जो है वो रोज़ाना इजलास भी हो रहा है। तो मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है इमरान अकबर को, जो कि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इमरान, 2018 के बाद अब मेरे ख्याल से काफ़ी 6 साल बाद जो है ना वो शहर लाहौर के बारे में सोचा जा रहा है और बहाली के बारे में ख़ास तौर पर सोचा जा रहा है। तो बताइएगा कि क्या क्या इस प्लान के अंदर सोचा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह अपडेट किया जाएगा? देखिए मुनीबा साहब, अगर हम इस तरह से जोड़ लें इसको तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। माजी में भी हमने देखा है कि 2018 से पहले जो है वो काम होते रहे हैं जब जो यहाँ पर एक सियासी गवर्नमेंट थी नून लीग की, बिल्कुल। और 6 साल जो बीच में एक अरसा आया वो तहरीक इंसाफ के पास गया, 2022 में उनकी हुकूमत चली गई, फिर एक ना जो है वो ब्रेक आ गया। अब कम्युनिकेशन गैप इतना हो गया कि कोई भी बंदा काम करने को तैयार नहीं था। अब इसी साल 2024 जो है वो लाहौर के लिए बड़ा अच्छा साल है कि आपकी जनवरी में 1 जनवरी को स्कीमें शुरू हो रही हैं। 3 अरब लागत की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से तो वो मुकम्मल हो गई। लाहौर शहर की काफ़ी गलियाँ हैबिट रोड है, यानी कि अच्छे खासे काम हुए और नज़र भी आ रहे थे, पैच वर्क्स भी लगे। अब ज़रा जो हम रोज़ाना एक खबर देते थे कि एक जगह जगह जो है वो
खड्डे नज़र आते हैं वो भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। और इसमें हमें ज़्यादा खुशी की बात यह है कि एक लहर आई है कि 22 अरब रुपया, ये एक खती रकम है, यानी कि 1 अरब में 100 करोड़ और इस तरह ज़रब दें और लाहौर शहर की सड़कें, इसका मतलब लाहौर की वाकई में सुनी गई है। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि चाहे कम सुनी गई है कुछ तो आया, यानी कि कोई बंदा सोचने पे मजबूर हुआ, क्योंकि अभी लाहौर की जो ट्रैफिक का हाल है यहाँ पे, तो जिस सड़क पे जाएं वहाँ पे जो है वो जब एक सिग्नल पे जाते हैं तो वहाँ पे 5 से 6 मिनट का सिग्नल जो है वो जहाँ पे ज़्यादा रशी इलाके हैं, सोर पॉइंट जिसे कहते हैं, वहाँ पे अंडर पासेस की अब ज़रूरत है और बनने भी चाहिए। अगर लाहौर को आगे लेकर चलना है, लाहौर को मॉडल तरीन शहर बनाना है, तो ये अपना अंडर पास छोटे बड़े ब्रिजेस जो है, फ्लाईओवर, ये कोई बड़ी बात नहीं रही। लाहौर तो अभी वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है, तो जैसा कि आपने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात देखा जाए तो लाहौर बहुत आगे शहर है। तो मकसद ये कहने का है कि इस वक्त शहर के जो है 30 सूबाई हल्के हैं और 14 बड़े हल्के हैं कौमी असम्बली के, और इस वाले से अभी तक आपने देखा है कि ज़िमनी इलेक्शन भी हो गया, जनरल इलेक्शन भी हो गया, तो लाहौर का एक मार्का जो है वो नून लीग के पास चला गया। अब जैसे वो ज़िमनी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं तो ये 22 अरब रुपए की हती रकम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इसको जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो बल्दिया उज़्मा लाहौर है उसको दे दिया जाए, और उसके ज़रिए तमाम तरक्याती स्कीमें जो हैं वो जितने भी MPs हैं वहाँ पे उनके इलाकों में करवाई जाएँ, जितने भी NAs हैं वहाँ पे करवाई जाएँ स्कीमें, यानी कि उन तमाम लोगों को फंड जो हैं वो दिए जाएँ ताकि उन लोगों ने जिनसे वादे किए हुए हैं वो पूरे करें। और गली में जो मेन होल का मसला होता है, स्ट्रीट लाइट का मसला होता है, वो भी हल किया जाए। साथ जो गलियाँ जो है पुख्ता नहीं हैं, जो सड़कें जो है वो पुख्ता नहीं है, वहाँ पर जो है वो मुकम्मल किया जाए। अब ये 30 जो सूबाई हल्के हैं इनके ऊपर जो है वो नज़र है, और इसके ऊपर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग हुई, क्योंकि अभी एक शोर शराबा पड़ा हुआ था कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन की फौरी बाद जो हैं उनके तबादले कर दिए जाएंगे, चूँकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है उनका कोर्स भी आया हुआ है, जो इनका एक पैस का एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर्स इनका आता है, एक डेट आती है, तो वो उनकी डेट जो है वो 27 से 29 अप्रैल के दरमियान थी, जिसमें पूछा गया तो इन्होंने अपना जाने के लिए कहा, मगर वज़ीर-ए-आला पंजाब चूँकि खुद इस चीज़ को देख रही थी, वो खुश हैं, तो उन्होंने इनको 3 से 4 माह का और वक्त देकर इनको एक टास्क दे दिया कि आप हमारे ये 4 माह में ये काम जो है वो करवाएं, और उन्होंने इनको एक बड़ा टास्क दे दिया कि ये लाहौर शहर को लेकर चलें, और एक तो खातून है और खातून का जो है एज जो है वो उनको मिला है, और मिला इसलिए कि उन्होंने 1.25 साल में कुछ करके दिखाया है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो है। हमने बल्दियाती नुमाइंदों के वक्त में भी देखा कि काम इतनी तेजी से नहीं हुए, जो 3 माह में मुकम्मल करवा दिए गए, जनवरी में शुरू हुए तो अभी अप्रैल का महीना जा रहा है, काम मुकम्मल है, जो इतनी तेजी से 3 अरब की लागत से जो काम करवाए गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं। अगर बात की जाए तो इसमें जो स्कीमें रखी गई हैं, स्कीमों में गुलबर्ग में जो है वो 7 के करीब स्कीमें हैं, और रावी जोन में जो है वो 48 हैं, DGBT में 13 हैं, और वागा जोन में 18 हैं, समनाबाद जोन में 7 हैं, निश्तर जो है रायवेंड का इलाका जिसको लगता है उसमें 30 हैं, शालामार में 17 हैं, इसी तरह अलामा इकबाल भी रायवेंड रोड को लगता है। बहुत सारे जो गाँव हैं वो इमराका वगैरह, जो मांगा मंडी वगैरह वो इसी में अलामा इकबाल जोन में आते हैं, वो वहाँ पे भी 30 स्कीमें रखी गई हैं। इसी तरह अजीज़ भट्टी जोन में भी 17 के करीब स्कीमें हैं, जिसको जिन इलाकों को जो रूरल एरियाज़ लगते हैं वहाँ पे स्कीमें ज़्यादा हैं। अजीज़ भट्टी जोन भी जो है वो रूरल इलाके जो हैं उसको आगे जाके लगते हैं, डिफेंस से आगे बेदिया रोड जैसे हो गया उसके गाँव जो है वो उसको लगते हैं, वहाँ पे भी स्कीमें ज़्यादा। अब ये 22 अरब की रकम है, इसको बाकायदा तौर पर इनिशिएटिव देना है, और इसमें तमाम जितने भी लाहौर के जो 30 हल्के हैं, सूबाई हल्के बड़े जो हैं वो 14 हल्के, उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे जो स्कीमें ली जा रही हैं। अभी तक जो PC1 है वो 80 टोटल 187 स्कीमें हैं ये, जिनमें से 119 के करीब जो है वो PC1 तैयार हो चुके हैं, और बाकायदा जो है वो एक ही दफ़ा इनके टेंडरिंग आएगा, उसका प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद वो काम शुरू होगा, और इसके कामों की जो है वो ऑडिट सिस्टम पर अच्छा रखा हुआ है कि DC साहब वो खुद जाती हैं और वो खुद एक एक काम को देखती हैं कि काम शुरू हुआ भी या नहीं हुआ। बाद में ये कहें जी खत्म भी हो गया तो खत्म ही ना हुआ। मतलब ये वो वाला सीन नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के सिर्फ ऑर्डर देने हैं, ये फील्ड में जाके सारी चीजें चेक करनी है, फिर चेक करवाती हैं। एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म, क्योंकि हमें वो अच्छा लगा था मैकेनिज्म, जब इन्होंने 3 अरब के काम शुरू करवाए तो वहाँ पे ड्रोन फुटेजेस बनवाई कि उसको व्यू जो इसका एरियल है उससे चेक किया जाए कि इस सड़क का यहाँ पे बनाने का
मकसद, हाँ, मकसद था और फायदा क्यों भी है कि फायदा नहीं हुआ है। लोगों को। अब इसी दौरान में जो है वो अब रिवेम्पिंग का भी मामला है, सीवरेज का भी मामला है, गली ग्रेटिंग का भी मामला है, सड़क का भी मामला है, बड़ी सड़कों का भी मामला है। मगर ये सारी सूरत हाल जो है वो 3 माह में कंट्रोल करनी है आपके पास। लेकिन मुकम्मल हो सकती है 3 माह के अंदर? अगर ये लेट करेंगे तो अगर आपको पता है कि जुलाई अगस्त में बारिशें आ जाती हैं, मॉनसून का मौसम आ जाता है, मौसम आ जाता है। इनके पास ये दी बेस्ट मौसम है, अप्रैल मई जून। लेकिन अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है, तो शुरू कब होगा और खत्म कब होगा? हम भी जनवरी में यही कहते थे कि ये कब शुरू करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमें एक पुरानी आदत पड़ी थी, जो काम शुरू होता है वो कि 6-7 माह लग जाते हैं, डिले मगर होता जाता है। वो हमने देखा कि वो तो मसला ही कोई नहीं होता। वो तो एक माह भी अगर इतने काम भी हो तो कि वो हो दिन जाते रात हैं। लगा के, देखिए हाँ। अगर आपका शादरा का ब्रिज बन सकता है, अगर आपका इमामिया कॉलोनी का ब्रिज बन सकता है, अंडर पासेस बन सकते हैं, कम डेज नहीं तो ये में रिंग रोड बन सकती है। इनकी करम नवाजी है, ये समझ लें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट, जिनको मोशन स्पीड भी कहा जाता है, उनकी भी करम नवाजी कि एक वो एग्जांपल सेट करके गए हैं कि आपने कम वक्त में ज्यादा काम करके दिखाना है। आप ही के प्रोग्राम में एक दफा बैठा हुआ था तो मैंने कहा था कि अगला जो सीएम आएगा उसको थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा। तो मैंने ये अभी तक तो ये हमने फील किया है कि वज़ीर आला पंजाब जब से आई हैं ये शो नहीं कर रही कि मैं बहुत तेजी से भाग रही हूँ, मगर इनका जो अंदर सिस्टम है जो काम वो करने बहुत का, मैकेनिज्म हाँ, वो जो है वो है। नीचे जी आपको पता ही है वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हैं और उसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब हैं, तो वो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा नीचे टच में है। मगर मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे जी अच्छाई है वहाँ पे हम अच्छाई दिखाते हैं, जहाँ पे जो भी एयर आइस के तौर पर लोगों की जो परेशानी होती है वो भी बताते हैं। और ये भी प्रॉब्लम्स में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी गली जो है वो नहीं बनी हुई तो बनने जा रही है। आपके अगर कोई बाहर साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ तो साइन बोर्ड लगने जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं जो लाहौर शहर में निखार पैदा करती हैं। ये तो अच्छी बातें हैं ना, इसमें बुरी बातें क्या है? मेरे ख्याल से अब आप वो बताएंगे। हाँ जी, वो बुरी बात तो नहीं कहेंगे, इसके नेगेटिव भी पहलू हैं कि अगर आपने जो काम करना है उसको बड़ी अच्छे तरीके से ईमानदारी से करना चाहिए, कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बसेरा कर रहे हैं मगर उनको आप एक सहूलत देने जा रहे हैं, अच्छी गली सड़क बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसके पूरे लवाजमात होने चाहिए जैसा कि एक SOPs के मुताबिक होते हैं। मतलब दोबारा से टूट फूट का शिकार होने लगा है शहर लाहौर, दोबारा से टूट फूट की तरफ जाएगा वो इसलिए कि ये सड़क जब बनती है तो इसका 1 साल 2 साल का टाइम होता है, क्योंकि 2 बारिशें ही लेकर बैठ जाती हैं। ऐसे ही है। ये बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही है, मगर वहाँ पे फिर बनने जो खराब होती है उसको फौरी तौर पर पकड़ लेते हैं। पकड़ा जाता हमारे है। यहाँ पर जो उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है कि छोड़ दें। बदकिस्मती ये है कि एक छोटा सा खड्डा होता है उसको चेक करते हैं, अच्छा इसको बड़ा होने दें, यहाँ पे सड़क बनाएंगे बाद में, उसको और बड़ा होने दें। तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा इनको। मगर अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर जो है उसकी अब मेरा ख्याल है कि 2024 में अच्छे खासे तरीके से शहर को मेंटेन किया जाएगा, सफाई के हवाले से। हर लिहाज से ना जो अलाइड महकमे हैं इनको ना इस वक्त आपने नहर पे देखा ही है कि नहर पे किस तरह से सजावट पहली दफ़ा हमने देखी है। एक खुशी का इजहार भी किया गया है कि हम आए हैं और हमने आपको देखें कि ये पहले लगाते थे, नया लेकर आ रहे हैं। तो आपको पता है आपकी जो वज़ीर आला पंजाब है पहली दफ़ा ही जो है वो खातून बनी तो है। इसमें जो सूबाई हलकों में जो MPs MNs हैं जो तो खातीन हैं उनको तो टाइम मिल जाता है आराम से, जो मर्द हैं उनको थोड़ा सा जो है वो मिल जाता है टाइम, मगर उनको बाद में हिचकिचाहट रहती है। मर्द से बात करते हुए ना ज़रा आसानी होती है। हमें भी कोई DC कमिश्नर खातून आ जाए तो हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अंदर जाने में, बैठने में, तो बड़े तरीके से हमें फिर बात करनी पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे भी इस वक्त यही सूरत हाल चल रही है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो अपना जो है वो उन्होंने फर्स्ट जो डिबेट की हुई है, जो तकरीर की हुई है, उसमें ही बता दिया था कि मेरा ये विजन है, मैंने इसके मुताबिक चलना है। आपके सामने एक वाकया आया इलेक्शन से एक दिन पहले का ही, रहील असगर साहब का, जिन्होंने कहा अपने एक वर्कर को जाओ मैं तुम्हारा ये नहीं करता, तो वो एक छोटी सी वीडियो थी जो इलेक्शन से एक दिन पहले आई और उनका जो इम्पैक्ट जो अपने इलाके में या कुछ भी कह सकते हैं। मगर मकसद ये कहने का है कि अब ना थोड़ा सा ये आ गया है, ये सियासी लोगों में भी आ गया है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फर्ज करते हैं वज़ीर खुराक बिलाल यासिन है, अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो भी बड़े मुहतात होकर चल रहे हैं, वो भी वहाँ में हमें नज़र नहीं आ रहे। वो जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे जर्नलिस्ट को बैठाएंगे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं से रूपोश हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर फ़ोन पर हमारे साथ तो बात ठीक कर रहे हैं, मगर चूंकि आजकल आपको पता है गंदम की कटाई का मामला चल रहा है, हदफ पूरा करना है, एक शोर एक ववेला मचा हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें उनको बार बार ट्रेस करना पड़ता है। और ट्रेसिंग में ये फील होता है हमें कि वो ना ज़्यादा
ज़्यादातर जो है आजकल थोड़ा सा माइक से दूर रहना चाहते हैं, मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, फोन पर जितनी और मर्जी बात कर लें, माइक से दूर रहना चाहते हैं, मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, कैमरे से दूर रहना चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि मैं एक ही दफ़ा हूँ DGPR में बैठूँ या कहीं पे भी बैठूँ, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और ये हालात कि बता मैंने कर ये सारी चीजें की हैं। मगर हाँ। ऐसा नहीं है। अभी गंदम हदफ चल रहा है, गंदम के हदफ के लिए गंदम का बड़ा किसान जो मसला है वो आजकल सीख हुआ हुआ है, हुए हाँ हैं जी। और वो ववेला में चाह रहे हैं कि जी हमारी गंदम कौन खरीदेगा, गंदम इतनी ज़्यादा पड़ी हुई ज़्यादा है वाफिर तो मिकदार कौन में पड़ी हुई खरीदेगा, है, हाँ। कौन खरीदार होगा, हमें बता दें खरीदनी या नहीं खरीदनी। लेकिन चीनी का भी तो मसला हो रहा है ना, जी नहीं, उस पे भी चीनी मैं बात आपके करना पास चाहती सरप्लस पड़ी हुई है, ये तो कह रहे हैं हमने बाहर भेजनी लेकिन है, हमें उसकी इजाजत दी जाए। कीमतें जो है ना वो बड़ी बेयकीनी सी फ्लक्चुएशन सूरत आती हाल है हुई बीच हुई में, है। थोड़ी सी ना फ्लक्चुएशन आती है बीच में, आपकी अकबरी मंडी में चीनी बढ़ी है अच्छा। तो वो 3-4 रुपये ऊपर नीचे करते हैं, कुछ माफिया भी होता है ना वहाँ पे, मगर जो चीनी है वो इनके पास स्टॉक में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इनको इजाज़त दें और कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, फ़ायदे इनको ही हैं। जैसे गंदम को इंपोर्ट कर लिया, अब कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा हो जाए कि गंदम हम बाहर भेज दें और ये किसानों की गंदम खरीद लें। कैसे? यानी कि पॉसिबिलिटी है। देखें अब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये इजलास होगा, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा, भाई इंपोर्ट क्यों की? वही ना, आपको अगर 8 लाख मेट्रिक टन का जो है खड़ा था तो आपने 8 लाख मेट्रिक टन की बजाय 25 लाख इंपोर्ट कर ली है। ओहो, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट कर ली है। वो भाई देखिए ना, आपकी जो है गंदम इंपोर्ट का लेटर निकलता है 15 फरवरी को, पता नहीं कौन सा ऐसा माफिया था, एक ही कॉल आई, वो 15 फरवरी की बजाय 31 मार्च तक वो इंपोर्ट ही करते थे। क्या बात है, वाह अब जी वाह। तमाम जितनी भी स्टॉकिस्ट गंदम आपके कराची के बंदरगाहों पे पड़ी हुई है, वहाँ के उनके पास से वो जितना भी लोग जिन्होंने इंपोर्ट की हुई है उनके पास गंदम पड़ी हुई है, जैसे ही वो हल्का सा हल्ला मारते हैं, गंदम मार्केट में फेंकते हैं, आपका आटा नीचे आ जाता है। अब मैंने आपको कहा कि ये तमाम बड़ों की लड़ाई में ना इस वक्त तो फायदा आवाम को हो रहा है। आवाम को हो रहा है, चले अच्छी बात है, कुछ तो फायदा होना जिसमें चाहिए हम ना खुश हैं, आवाम को। इसीलिए तो हाँ। तंदूर मालिक भी खामोश हो गए हैं हाँ। कि भाई 1900 रुपए की बोरी मिल रही है, हाँ, तो 2100 फिर- की मिल फिर रही है, आराम से ये सुकून कौन से सा हम आपको दे 250 सकते हैं, रुपए की मिल true। रही है बोरी, ओपन रेट है, इजी रहे, कोई मसला नहीं है, इतना कोई आपको नुकसान नहीं हो रहा, चले हमारे साथ भी थोड़ा सा चलें। मगर मकसद ये कहने का है कि मैंने ये भी सुना है कि आपकी रोटी और नीचे आएगी। अच्छा, हाँ जी, नहीं, वो possibility उनका है? जी है पॉसिबिलिटी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जब हुकूमत चाहती है कुछ भी हो सकता है। वाह। जब हुकूमत चाहती है कुछ भी हो सकता है। देखिए इन्फ्लेशन रेट को किस तरह आपने कम करना है, मजदूर को 8 रोटियां पूरी करके, क्योंकि मजदूर रोटी दबंग होके खाता है, दबंग ठीक है, होके ज़्यादा खाता है, ज़्यादा तो रोटी उसकी खाता है और मजदूरी उसकी ज़्यादा मजदूरी होती होती है, है, उसने सारा दिन काम करना होता है, मेहनत मजदूरी तो उसकी ज़्यादा है ना। जब उसने 16 रुपए की रोटी रखनी है तो उसने एक दफ़ा याद तो करना ना कि भाई ये इसने मुझे इतनी महंगी रोटी दी है, तो इनकी कोशिश है कि ये रोटी जो है वो 12 रुपए तक 14 रुपए तक ले आए। ओके, तो अगर ये रोटी यहाँ क्या तक बात आती है एक ही माह में, 2 माह में, तो बड़ा फायदा होगा। मतलब हमें शहर लाहौर जो है ना बड़ा निखरा और साफ सुथरा नजर आएगा अगर ये तमाम तर चीजें हो जाती है, अगर बहाली का काम शुरू हो जाता है, तो इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, जिस तरह शुरू हो उसी तरह ही मुकम्मल हो, कंप्लीट हो जल्द अज जल्द। और हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।